Hello students, this is Aarti from Shukla Coaching Classes. I am going to explain the chapter NCERT Class 10th History Lesson 3 The Making of a Global World. Here we will study about a pre-modern world and modern world. So global world means globalization. What is a globalization? Globalization is a process of a transformation of a regional object or event into global world. ये एक तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन है. ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? जब कोई एक फेज पूरी तरीके से दूसरे फेज में परिवर्तित हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन. तो इसी को हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं. किस तरीके से हमारा जो वर्ल्ड है वो धीरे धीरे प्री मॉडर्न वर्ल्ड से मॉडर्न वर्ल्ड की तरफ आया. कैसे हमारे व्यापार में जो हमारे ट्रेड्स थे, जो हमारे ट्रेवल्स थे, जो भी हमारी एथिक्स थी, मॉरल वैल्यूज़ थी, किस तरीके से उनमें लोगों में रेवोल्यूशन आया, क्रांति आई, सोच में परिवर्तन आया. ठीक है ना. तो फर्स्ट ऑल वी स्टडी अबाउट अ प्री मॉडर्न वर्ल्ड. व्हाट इज़ अ प्री मॉडर्न वर्ल्ड? So when we talk of a globalization, we often refer to an economic system that has emerged since the last 50 year or so. But as you will see in this chapter, the making of the global world has a long history of trade, of migration, of people in search of a work, the movement of a capital, and much else. As we think about the dramatic and visible sign of a global interconnectedness in our lives today, we need to understand the phase through which this world in which we live has emerged. जो ग्लोबलाइजेशन है, जब भी ग्लोबलाइजेशन की बात आती है तो ग्लोबलाइजेशन का अर्थ हम समझते हैं कि हम आर्थिक व्यवस्था से या फिर हम कोई इकोनॉमिक्स से संबंधित बात कर रहे हैं, और ये पिछले अभी लगभग कुछ 50 वर्षों में ही ये हमारी व्यवस्था विकसित हुई है. बट यहाँ पर हम क्या है, जो ग्लोबलाइजेशन है उसको हम हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है इसका बहुत लंबा इतिहास रहा है, एक बहुत लंबी हिस्ट्री रही है. ठीक है ना. कि किस तरीके से लोग ट्रेड करते थे प्री मॉडर्न वर्ल्ड में, मतलब कि आधुनिक युग के पहले लोगों का व्यापार करने का तरीका, लोग क्यों माइग्रेट करते थे और एक जगह से दूसरी जगह काम की तलाश में जाते थे, लोग कैपिटल के रूप में क्या यूज़ करते थे, उनकी कैपिटल क्या होती थी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. ठीक है ना. और उनके मतलब कि वो कैसे जैसे आज हम एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, एक कंट्री दूसरी कंट्री से, एक कॉन्टिनेंट दूसरे कॉन्टिनेंट से, वैसे पहले भी आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते थे. तो हमें ये समझने की ज़रूरत है. वी नीड टू अंडरस्टैंड द पेज. हम इसको आराम से हम इसको समझ सकते हैं कि जो आज किस तरीके से ये वर्ड आज पूरी तरीके से इमर्ज हो गया है. ठीक है ना. एक दूसरे के निकट आ गया है. कैसे एक दूसरे के हम इतना क्लोज आ गए. ऑल थ्रू हिस्ट्री, ये जो पूरा इतिहास है और जो हमारे ह्यूमन सोसाइटी है, हैव बिकम स्टीडली मोर इंटरलिंक. ये एक दूसरे से मतलब बहुत पहले से ही इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है. जैसे कि एंशियंट टाइम में ट्रैवलर, ट्रेडर, प्रीस्ट एंड पिलग्रिम ट्रैवल्ड वास्ट डिस्टेंस. ये लंबी लंबी दूरियां तय करते थे. और जब ये दूरियां तय करते थे, व्हेन दे कवर दीज ऑल द डिस्टेंस, तो व्हाट ऑल द थिंग्स दे ब्रिंग अलॉन्ग विद देम, दे ब्रिंग नॉलेज, अपॉर्चुनिटी, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट. ये अपने साथ ये बहुत सारी चीज़ें लेके आते थे. अच्छा, किन वजहों से ये ट्रैवल करते थे? एक तो ये सारी वजहें हो गई. एक तो हो गया एस्केप ऑफ परसिक्यूशन. जब मतलब कि कहीं कोई सताया जाता था ना, वो परेशान होता था किसी जगह से, तो इस वजह से भी लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर जाते थे. अब जब ये माइग्रेट करते थे तो ये अपने साथ क्या गुड्स लेके जाते थे. मनी है, वैल्यूज़ है, स्किल्स है, आइडियाज़ है. ठीक है ना. नए नए इन्वेंशंस है, और इवन जम और डिसीज़ भी अपने साथ लेके जाते थे. एज अर्ली 3000 BC इन एक्टिव कोस्टल ट्रेड लिंक्ड. जब मतलब कि जब 3000 BC की अगर हम बात करते हैं तो उस समय जो समुद्री रास्तों के थ्रू जो भी व्यापार होता था, तो उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन था. तो जैसे कि आज ये वेस्ट एशिया के नाम से जाना जाता है. उस समय क्या था कि मोर देन मिलेनियम, मतलब बहुत समय पहले क्या था कि करेंसी के रूप में लोग किसका यूज़ करते थे? कॉडीज और सी सेल का यूज़ करते थे. अच्छा, मालदीव से क्या इन्होंने चाइना और ईस्ट अफ्रीका का रास्ता खोजा. और ये जो लॉन्ग डिस्टेंस है ना, ये जो लंबी लंबी दूरी थी ना, इसकी वजह से क्या हुआ? स्प्रेड ऑफ डिसीजेज. क्या फैल गई? डिसीजेस फैल गई. ठीक है ना. जब डिसीजेज फैलती हैं तो अपने साथ क्या लेके आती? कैरिंग जम्स. ये अपने साथ जम्स लेके आती हैं. मे बी ट्रेस्ड एज फार बैक एज द 7th century.
ठीक है ना। और ये अपने साथ जो है क्या कहते हैं, जो भी डिसीज़न लेके आती हैं, जैसे कि फैलने कीटाणुओं को दूर दूर तक पहुंचाते हैं, तो इनका इतिहास ना जो मतलब 7th सेंचुरी में ही खोजा जा सकता था। और बाद में ये क्या हुआ कि ये 13th सेंचुरी के बाद भी ये कीटाणुओं का जो प्रचार प्रसार था, जो ये मतलब स्प्रेडनेस था, ये साफ साफ समझा जा सकता है। 13th सेंचुरी इट बिकम एन अनमिस्टेकेबल लिंक। एंड नेक्स्ट वी रीड अबाउट अ सिल्क रूट लिंक द वर्ल्ड। अब जो सिल्क रूट है ना, इसने किस तरीके से हमारे वर्ल्ड को एक दूसरे से इंटर कनेक्ट किया, किस तरीके से सिल्क रूट के थ्रू हमारा वर्ल्ड कनेक्ट हुआ। तो द सिल्क रूट आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ अ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न वर्ल्ड एंड कल्चरल लिंक्स बिटवीन डिस्टेंस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखिए जो सिल्क रूट है ना, इससे हम सिर्फ ट्रेड ही नहीं करते थे प्री मॉडर्न में, बल्कि इसके साथ साथ हमारे कल्चरल लिंक्स भी, हमारी सांस्कृतिक और जो है वो भी, एक हमारी संस्कृति भी एक पार्ट से दूसरे पार्ट को जाती थी। देखिए जब दो लोग आपस में, जब एक देश दूसरे देश से, एक शहर दूसरे शहर से, एक कॉन्टिनेंट दूसरे कॉन्टिनेंट से, जब दो दूर देशी लोग आपस में एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं ना, तो सिर्फ व्यापार ही नहीं कर रहे होते हैं, आपस में एक दूसरे के रहन सहन, एक दूसरे के कल्चर, एक दूसरे का पहनावा ओढ़ावा, बहुत सारी चीज़ों को आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे होते हैं। अब द नेम सिल्क रूट, ये जो नाम है ना सिल्क रूट, पॉइंट्स द इम्पोर्टेंट ऑफ अ वेस्ट बाउंड चाइनीज सिल्क कार्गोज अलोंग दिस रूट। हम जो है क्या कहते हैं, मतलब कि जो चाइनीज़ होते थे ना, ये बड़े बड़े कार्गोज यूज़ करते थे इस रूट से, और इन कार्गोज में ये सिल्क भर के ले जाते थे। सिल्क जिससे मतलब कि सिल्क के धागे होते हैं, जिनसे सिल्क के कपड़े बनते हैं। जो हिस्टोरियन है ना, इन्होंने बहुत सारे जो है क्या कहते हैं रूट्स आइडेंटिफाई किए हैं। देखिए पहले तो क्या, सबसे पहले लैंडमार्क खोजा गया था, लैंड रूट खोजा गया था। पहले लैंड के थ्रू व्यापार होता था, फिर बाद में कुछ समय के बाद जो है बाद में सी रूट भी खोज लिया गया था। एक देखिए जो रास्ता खोज लेते हैं ना, तो उन्हीं रास्तों से फिर लोग होकर के गुजरते थे और व्यापार करते थे। अब ये क्या करते थे, नीटिंग टुगेदर वास्ट रीजन ऑफ एशिया एंड लिंकिंग एशिया विद यूरोप एंड नॉर्थन अफ्रीका। अब इन्होंने क्या किया, मतलब कि टुगेदर वास्ट रीजन, एक बहुत बड़े क्षेत्र को इन्होंने कनेक्ट किया, और रीजन ऑफ एशिया, एशिया के बहुत बड़े क्षेत्र को ना कनेक्ट किया, किससे, एशिया विद यूरोप, ठीक है ना, एशिया के बहुत बड़े क्षेत्र को किससे कनेक्ट किया, यूरोप से कनेक्ट किया, और नॉर्थ अफ्रीका से कनेक्ट किया, नॉर्दर्न अफ्रीका से। दे आर नोन टू हैव एग्जिस्ट। अब ये जो है मतलब कि कब एग्जिस्ट आए, कब ये जो है क्या कहते हैं हमारे समझ से आए, तो सिंस बिफोर द क्रिश्चियन एरा, मतलब जब क्रिश्चियन एरा स्टार्ट नहीं हुआ था ना, जब क्रिश्चियन एरा स्टार्ट नहीं, तो उसके पहले से ही सिल्क रूट को खोजा जा सका था, खोजा जा चुका था। एंड थ्राइव ऑलमोस्ट टिल द 15th सेंचुरी, और मतलब कि 15th सेंचुरी तक आते आते पूरी तरीके से ये एग्जिस्टेंस में आ गया था। अच्छा, अब सिल्क रूट से सिर्फ सिल्क का ही व्यापार नहीं होता था कि सिर्फ सिल्क ही आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं। ये अपने साथ क्या, चाइनीज़ पोट्री मतलब कि जो चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं उन्हें भी ले जाते थे, और अपने साथ क्या लेके जाते थे, टेक्सटाइल जो कपड़े होते हैं, ठीक है ना, स्पाइसेस मसाले हो गए, ये ले जाते थे कहाँ से, इंडिया से और साउथ ईस्ट एशिया से ले जाते थे। अब इसके बदले में देखिए यहाँ से तो सामान ले जा रहे हैं, अब इसके बदले में इन्हें यूरोप से क्या मिलता था, तो इसके बदले में इन्हें यूरोप से गोल्ड और सिल्वर मिलता था, फ्लोड फ्रॉम यूरोप टू एशिया, जो कि जो है क्या कहते हैं यूरोप से एशिया की तरफ आते थे। मतलब एशिया से सिल्क रूट के थ्रू सिल्क के साथ साथ जो है चाइनीज़ पोट्री जाती थी, टेक्सटाइल जाते थे, स्पाइसेस जाते थे, और भी बहुत सारे सामानों का एक्सपोर्ट किया जाता था, और उसके बदले में यूरोप से गोल्ड और सिल्वर आता था। एंड ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज। अब देखिए ट्रेड व्यापार के साथ साथ क्या और किसका एक्सचेंज हो रहा है, कल्चरल एक्सचेंज, मतलब कि जो हमारी संस्कृति है, अभी हमने बताया ना कि दो देशों की संस्कृति भी एक दूसरे में एक्सचेंज होती हैं, परिवर्तित होती हैं। ये दोनों हैंड टू हैंड, भाई आप एक हाथ से दूसरे हाथ में सामान का ही आदान प्रदान नहीं करते हो। हमारी बोलचाल की भाषा, हमारा बात व्यवहार, बहुत सारी चीज़ें, जब हमें किसी की कोई एक्टिविटी अच्छी लगती है तो हम सोचते हैं कि वाह वेरी नाइस, हम भी इसे अडॉप्ट कर लेते हैं, हम भी वैसे ही करने लगते हैं। वी ऑल्सो वॉन्ट टू प्रेजेंट आवर सेल्फ वेरी गुड, कि हम भी चाहते हैं कि हम अच्छे देखें, हम अच्छे से बात करें, ताकि पीपल विल गेट अट्रैक्ट विद दिस, ओके।
एंड अर्ली क्रिश्चियन मिशनरीज। अब जो मतलब कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे वो इसी रास्ते से होकर आए थे। कहाँ पर? एशिया आए थे। क्रिश्चियन मिशनरीज कहाँ? यूरोप से आए थे ना, वो एशिया आए थे इसी सिल्क रूट से होकर के। उसके बाद जो ये मुस्लिम प्रीचर थे ये भी इसी रास्ते से आए थे। बाद में सबसे पहले क्रिश्चियन मिशनरीज आए, फिर मुस्लिम प्रीचर आए, और तो और जो बुद्धिज़्म थे वो भी इन्हीं रास्तों से होकर गुजरे। और पूरे ईस्टर्न इंडिया में, ठीक है ना, देखिए ईस्टर्न इंडिया जो नॉर्थ ईस्ट वाला मेरा पार जो हिस्सा है ना, उधर ईस्टर्न इंडिया में ये पूरा फैल गए। स्प्रेड एंड सेवरल डायरेक्शन थ्रू इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑन द सिल्क रूट। और इस तरीके से सिल्क रूट का पूरे पॉइंट को इन्होंने इंटरसेक्टिंग मतलब कि आपस में कनेक्ट कर दिया। नेक्स्ट वी विल रीड अबाउट द फूड ट्रेवल स्पैगेटी एंड पोटैटो। अब देखिए मतलब कि जो है क्या कहते हैं, फूड भी ट्रेवल करते हैं। फूड ऑफर्स मैनी एग्जाम्पल्स। देखिए फूड, जब दो लोग जब मतलब कोई एक जगह से दूसरे का ट्रैवल करता है ना, तो वो अपने साथ जब लॉन्ग डिस्टेंस, देखिए आप भी जब ट्रैवल करते होंगे, जब कहीं जाते होंगे तो अपने साथ भाई अपना खाना वाना लेके जाते हैं ना, पोटली की, या भाई रास्ते में भूख लगेगी या तो आप भाई बाहर का खरीद के खाओ। अब बाहर कहाँ पे कहीं आप रुके हो, वहाँ पे आपके खाने मतलब का खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जो मिल रहा है आप उसे खाते हो कि नहीं खाते हो, या खाना चाहते हो कि नहीं। तो इसी तरीके से पहले लोग जब ट्रैवल करते थे, जब यात्रा पे निकलते थे ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए, तो ये अपने साथ अपना खाना भी लेके जाते थे, या फिर अपने साथ अपने मतलब कि क्रॉप्स लेके जाते। जैसे देखा दिया कल्चरल एक्सचेंज, लॉन्ग डिस्टेंस जो है उससे सिर्फ कल्चरल एक्सचेंज ही नहीं होता था, बल्कि ट्रेडर्स और जो ट्रैवलर होते थे ना, इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया, इन्होंने नई नई क्रॉप्स को भी इंट्रोड्यूस किया नई लैंड में ले जाके। भाई अपने साथ आप कोई बीज ले गए, आप किसी दूसरे लैंड में पहुंचे, अब वहाँ पे जो है आप कितने दिन तक रहने वाले, आपने क्या किया, उस बीज को वहाँ पे डाल दिया। अब उससे क्या हुआ कि वहाँ पे वो नई क्रॉप, अगर उसको फेवर्ड एटमॉस्फेयर क्लाइमेट मिलता है तो वहाँ पे वो क्रॉप कल्टीवेट हो जाती है। तो इस तरीके से क्रॉप जो है एक जगह से दूसरी जगह क्रॉप का भी ट्रैवल हुआ, क्रॉप भी एक्सचेंज हुई। यहाँ तक कि जो रेडी फूड स्टफ का जो चलन है ना, वो यहीं से ही आया था। रेडी फूड स्टफ का चलन इन डिस्टेंस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड माइट शेयर कॉमन ओरिजिन। अब देखिए जैसे स्पैगेटी है, जो स्पैगेटी है वो उसको नूडल्स के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो नूडल्स है ये ट्रैवल वेस्ट, ये वेस्ट में आया, कहाँ से? चाइना से। ये चाइना से है, जो नूडल्स है ये चाइना से वेस्ट में गया और बाद में स्पैगेटी के नाम से जाना गया, बेगम स्पैगेटी। और इसी तरीके से परहैप्स जो अरब ट्रेडर थे टुक पास्ता, ये अपने साथ पास्ता लेके गए 5th सेंचुरी में। कहाँ पर? सिसिली में, ठीक है ना। सिसिली क्या है? सिसिली आइसलैंड है इटली का। तो जब पास्ता लेके गए सिसिली में तो ये सिसिली नाम से जाना गया। इसी तरीके से बहुत सारे जो फूड हैं नोन इन इंडिया और जापान में, जो बहुत सारे खाने हैं जो फूड हैं जाने जाते हैं। सो द ट्रूथ अबाउट देयर ओरिजिन मे नेवर बी नोन। शायद हम बहुत सारे फूड ऐसे जिनका ओरिजिन हम जानते ही नहीं है कि एक्चुअली में उनका ओरिजिन कहाँ से है और वो कहाँ से एग्जिस्टेंस में आए हैं। येट such guesswork suggested the possibilities of long distance कल्चरल कॉन्टैक्ट इवन इन द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। अब ये हम गेस कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं इस पॉसिबिलिटीज़ को, इन संभावनाओं को, कि जो लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल है, जो दूर दूर की जो सांस्कृतिक है, किस तरीके से ये कॉन्टैक्ट थ्रू प्री इवन इन द प्री मॉडर्न वर्ल्ड में भी मतलब कि कैसे एक दूसरे से कनेक्ट हुए हैं और कैसे एक दूसरे की चीज़ों के बारे में हम जान समझ पाएँ। अब मैनी ऑफ आर कॉमन फूड, हमारे बहुत सारे जैसे कॉमन फूड हैं, जैसे कि पोटैटो है, सोया है, ठीक है, ग्राउंड नट है, मेज है, टोमेटो है, चिली है, स्वीट पोटैटो है। ये हमारे कुछ कॉमन फूड हैं जो हम आज आज अपने डे टू डे की लाइफ में इसको हम आज यूज़ करते हैं, इन्हें खाते हैं। सो ऑन वर नॉट नोन टू आर एंसेस्टर। हालांकि जो हमारे पूर्वज हैं इनको नहीं जानते हैं कि ये सारे जो फूड आइटम है वो कहाँ से आए हैं। अनटिल अबाउट 5 सेंचुरीज एगो, यहाँ तक कि मतलब कि आज से अगर हम 5 सेंचुरीज मतलब कि 500 साल पहले, सेंचुरीज माने होता है 100 साल, एक सेंचुरी में 100 ईयर होता है, तो 5 सेंचुरीज में कितने हो गए? 500 ईयर एगो। यहाँ तक कि आज से अगर हम 500 साल पीछे जाते हैं तो दीज फूड वर ओनली इंट्रोड्यूस इन यूरोप एंड एशिया। ये जो मतलब फूड है ना, ये यूरोप इंट्रोड्यूस इन यूरोप, ये यूरोप में कैसे इंट्रोड्यूस हुए, इनको इन फूड्स के बारे में यूरोप में कैसे जाना गया या फिर एशिया में कैसे जाना गया? तो क्रिस्टोफर कोलंबस की वजह से। क्रिस्टोफर कोलंबस ना, उसने एक्सीडेंटली डिस्कवर कर लिया था एक वास्ट कॉन्टिनेंट, वुड लेटर बिकेम नोन एज द अमेरिका। ये जो वास्ट कॉन्टिनेंट था ना, बाद में ये अमेरिका के नाम से ये कॉन्टिनेंट जाना गया था।
ये अमेरिका जो खोजा गया था, ये आज का अमेरिका, जैसे आज का अमेरिका है, आपका ऊपर वाला नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, नीचे वाला साउथ अमेरिका है, फिर कैरिबियन सी है। तो उस समय वो पूरा अमेरिका था, ठीक है। ये देखिए, हियर वी विल यूज अमेरिका टू डिस्क्राइब नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड द कैरिबियन। लेकिन उस समय ये पूरा अमेरिका था, ये बाद में इसको कैटेगराइज किया गया है। इनफैक्ट इनफैक्ट मैनी ऑफ आर कॉमन फूड्स, हमारे बहुत सारे जो कॉमन फूड हैं केम फ्रॉम अमेरिका। वो कहाँ से आए हैं? अमेरिका से आए हैं। ओरिजिनल इनहेबिटेंट, बहुत सारे हमारे फूड कहाँ से आए हैं? अमेरिका से आए हैं। द अमेरिकन इंडियंस सम टाइम द न्यू क्रॉप्स कुड मेक द डिफरेंट बिटवीन लाइफ एंड डेथ। अच्छा, कभी कभी क्या होता है ना, जो नई क्रॉप्स होती हैं ना, वो हमें हमें मतलब कि डिफरेंस क्रिएट करती हैं लाइफ से डेथ के बीच में। जैसे कि जो यूरोप से पुअर हैं, जो यूरोप के जो गरीब लोग थे, बिगिन टू ईट बेटर, वो उन्हें अच्छा खाना मिला कब? एंड लाइफ लॉन्ग, वो एक दीर्घायु जीने लगे विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द हम्बल पोटैटो, जब वो पोटैटो के संपर्क में आए। कहते हैं कि अमेरिका में एक एंडस माउंटेन्स करके था, वहाँ पर पोटैटो, जब क्रिस्टोफर कोलंबस जो है अमेरिका, उन्होंने ट्रैवल किया था, जब उन्होंने अमेरिका को खोजा था, तो वहाँ पर उन्होंने उन्होंने ना पोटैटो के बारे में जाना। और आके यहाँ पर आयरलैंड, आपका आयरलैंड जो है ना, वो पड़ता है यूरोप में। आयरलैंड के पुअर पीजेंट, जो आयरलैंड में पुअर किसान, मतलब गरीब किसान हुआ करते थे, उनको पोटैटो के बारे में बताया। जब वो अवेयर हुए, जब इसके बारे में जाने, तो उन्होंने पोटैटो की कल्टीवेशन शुरू कर दिया, उसकी क्रॉप उगानी शुरू कर दी, उसकी खेती बाड़ी करनी शुरू कर दी। अब उन्हें खाने में अच्छा खाना, भाई पोटैटो एक अच्छा खाना, एक रिच फूड माना जाता है, अच्छा खासा उसको आप खाते हैं तो मैं मतलब कि हमारा अच्छा खासा पेट भर जाता है। तो क्या हुआ, बिकेम सो डिपेंडेंट, अब वो लोग ना पूरी तरीके से पोटैटो पे डिपेंड हो गए। अब वो क्या, सिर्फ पोटैटो ही उगाते थे, पूरी तरीके से पोटैटो ही खाते थे। क्या हुआ कि कुछ समय के बाद उस पोटैटो में ना एक तरीके की बीमारी लग गई। अब उस पोटैटो में, उस क्रॉप में क्या बीमारी लग गई पता नहीं, वो पूरी तरीके से डिजीज़ होने की वजह से डिस्ट्रॉय हो गई, वो पूरी फसल ही डिस्ट्रॉय हो गई मिड 1840s में। अब जब पूरी भाई फसल ही खराब हो जाएगी और सब लोग वही पोटैटो ही खा रहे हैं, तो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड डाइड ऑफ स्टारवेशन। जब खाने का उनका सामान ही खत्म हो गया, तो क्या हुआ, भुखमरी से वो मर गए। अब क्या आता है, नेक्स्ट है आपका कॉन्क्वेस्ट डिजीजेज एंड ट्रेड। अच्छा, जो यूरोपियंस थे ना, ये जो है क्या कहते हैं, इन्होंने मतलब जीतने के लिए नए नए जो इन्होंने कॉन्टिनेंट या कंट्रीज़ की जो खोज की ना, तो उनको कन्क्वेस्ट करने के लिए, उनको जीतने के लिए इन्होंने किसकी हेल्प ली थी? इन्होंने डिजीज़ की हेल्प ली थी। और फिर उसके बाद इन्होंने जाके यहाँ पर ट्रेड किया था। डिजीज़ की हेल्प कैसे ली थी? ये देखिए, द प्री मॉडर्न वर्ल्ड श्रांक ग्रेटली। देखिए, प्री मॉडर्न वर्ल्ड क्या हो गया, धीरे धीरे ना श्रांक हो रहा था। श्रांक मतलब सिकुड़ रहा था। इन द 16th सेंचुरी, आफ्टर यूरोपियन सेलर फाउंड अ सी रूट टू एशिया एंड ऑल्सो सक्सेसफुली क्रॉस द वेस्टर्न ओशियन टू अमेरिका। हुआ क्या कि जब से मतलब कि 16th सेंचुरी में जब यूरोपियन सेलर जो थे, इन्होंने सी रूट खोज लिया था। कहाँ का सी रूट खोज लिया था? ये यूरोपियन सेलर ने सी रूट खोज लिया था एशिया। एशिया का सी रूट खोज लिया था इन्होंने, है ना। आपने पढ़ा होगा कि 1492 में सबसे पहले क्रिस्टोफर कोलंबस निकले थे। तो उनको जो है क्या कहते हैं, स्पेन के जो राजा थे, उन्होंने उन्हें स्पॉन्सर किया था कि भाई जाओ, जाके नए नए जगह की खोज करो, ताकि हम अपने बिजनेस को बढ़ाएं, है ना। तो ये तो खैर डीप में जाएंगे तो हमारा टॉपिक ही अलग हो जाएगा, इस पर फिर कभी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी हम पॉइंट पे आते हैं कि इन्होंने जो है क्या कहते हैं, एशिया के साथ साथ जो सी रूट खोजा, फिर बाद में वेस्टर्न ओशिया, ये वेस्ट की तरफ गए, ठीक है। जो अमेरिका है ना, वो यूरोप के वेस्ट में पड़ता है, तो ये वेस्ट की तरफ गए, वहाँ पे इन्होंने अमेरिका की भी खोज की। अब क्या हुआ, फॉर सेंचुरीज बिफोर, काफ़ी सदियों पहले जो इंडियन ओशियन था ना, हैड नोन अ बस्लिंग ट्रेड। मतलब काफ़ी सदियों पहले जब अमेरिका की भी खोज नहीं की गई थी, तो बस्लिंग ट्रेड मतलब कि काफ़ी हलचल वाला हिस्सा माना जाता था। कौन सा? इंडियन ओशियन। सबसे ज़्यादा तो ट्रेड था वो इंडियन ओशियन से होकर ही लोग गुजर रहे थे, वहाँ से ही ट्रेड करते थे। अब होता क्या था, विद गुड्स पीपल, लोग किसका व्यापार करते थे? गुड्स का करते थे।
पीपल, ठीक है ना, पीपल आते जाते थे, नॉलेज उनके जो है मतलब कि जो उनका नॉलेज है वो भी एक्सचेंज होता था, कस्टम्स एक्सचेंज होते थे, क्रिस क्रॉसिंग इट्स वाटर, वाटर में हमेशा क्या हलचल मची रहती थी। जो इंडियन थे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज सेंट्रल टू दीज फ्लोज एंड क्रूशियल पॉइंट इन देयर नेटवर्क, ये बहुत मेन पॉइंट हुआ करते थे। द एंट्री ऑफ द यूरोपियन हेल्प एक्सपेंड और रीडायरेक्ट सम ऑफ दीज फ्लोज टुवर्ड यूरोप। अब एंट्री ऑफ द यूरोपियन, जब यूरोपियन आ गए ना तो इन्होंने क्या हेल्प किया, इन्होंने मदद किया एक्सपेंड और रिडायरेक्ट करने, इन्होंने व्यापार को बढ़ाया और रिडायरेक्ट किया, उसको एक नई दिशा दी। सम ऑफ दीज फ्लोज, अब ये जो प्रवाह था टुवर्ड यूरोप, कहाँ था, यूरोप की तरफ हो रहा था। बिफोर इट्स डिस्कवरी, अब अपनी डिस्कवरी के पहले जो अमेरिका था वो कट ऑफ था रेगुलर कॉन्टैक्ट से विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर। काफ़ी समय से जो अमेरिका था वो लोगों से कटा हुआ था, लोग बहुत सारे लोग अमेरिका के बारे में ना जानते ही नहीं थे, अमेरिका के बारे में बहुत सारे लोग जानते ही नहीं थे। कट ऑफ फ्रॉम द रेगुलर कॉन्टेक्ट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर मिलियन ऑफ ईयर, बट फ्रॉम द 16th सेंचुरी, लेकिन 16वीं शताब्दी में क्या हुआ, जब अमेरिका को खोज लिया गया तो वहाँ की वास्ट लैंड और वहाँ पे बहुत सारी अबेंडेंट क्रॉप थी, मतलब पर्याप्त मात्रा में फसलें थीं और क्या था, मिनरल्स थे। बिगिन टू ट्रांसफॉर्म ट्रेड, अब मतलब जब वहाँ पे लैंड और जो क्रॉप्स खोजी गई ना तो ये किस में परिवर्तित होने लगी, ट्रेड में, लोग यहाँ पर ट्रेड करने लगे। एंड लाइव्स एवरीवेयर, हर कोई यहाँ पर आने लगा और आके यहाँ पे क्या करता था, ट्रेड करता था या फिर यहाँ पर आके बस जाता था। जैसे कि प्रीसियस मेटल, लोगों को ना पता चला कि यहाँ पर प्रीसियस मेटल है सिल्वर माइन, ठीक है ना, लोकेटेड जो सिल्वर माइन है ये कहाँ पे है, लोकेटेड इन प्रेजेंट डे पेरू एंड मैक्सिको। मैक्सिको ये आपका नॉर्थ अमेरिका जो है ना, नॉर्थ अमेरिका के नीचे वाले हिस्से में पड़ता है आपका मैक्सिको, ऊपर सबसे पड़ता है कनाडा, बीच में यूएसए और उसके नीचे क्या पड़ता है, मैक्सिको। तो पेरू एंड मैक्सिको में पड़ता है। तो ऑल्सो एनहांस यूरोप्स वेल्थ, इन्होंने क्या किया कि जब लोगों को यहाँ पे सिल्वर माइन के बारे में पता चला तो लोग वहाँ से यहाँ आने लगे और इससे क्या हुआ कि यूरोप की जो वेल्थ थी ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, फिनेंशियली बहुत स्ट्रांग होने लगे थे। अब ये क्या करते हैं, इनका जो ट्रेड था एशिया के साथ, ठीक है ना, ये और ज़्यादा बढ़ने लगा। लीजेंड स्प्रेड इन 17th सेंचुरी, मतलब कि बड़े बड़े लोग आने लगे 17th सेंचुरी में, ठीक है ना, यूरोप से अबाउट साउथ अमेरिका, किधर से, देखिए मैंने बताया ना कि नीचे वाले हिस्से में, यूएसए के नीचे पड़ता है जो आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, 50 राज्यों के समूह को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बोलते हैं, और इसके नीचे ही पड़ता है आपका मैक्सिको। तो वो मैक्सिको जो है ना वो साउथ अमेरिका में पड़ता है आपका। तो मैक्सिको आने लगे और फेवर्ड वेल्थ, अब लोगों को ना मतलब कि फेवर्ड इन द सेंस एक तरीके का मतलब कि मनगढ़ंत, लोगों को लगा कि यहाँ पे तो जो है क्या कहते हैं फेवर्ड बेल्ट है, बहुत सारा पैसा है, धन है, चलो हम यहाँ पे चलते हैं। मैनी एक्सपीडिशन सेट ऑफ, एक्सपीडिशन मतलब कि बड़े बड़े लोग वहाँ से निकलने लगे और वो जो है क्या कहते हैं सर्च ऑफ एल डोराडो, उन्होंने उसको नाम दिया एल डोराडो। एल डोराडो आने लगे, कहें यहाँ पे तो भाई फेबल सिटी ऑफ गोल्ड है, कि यहाँ पे तो जो है मतलब गोल्ड की सिटी है, चलो यहाँ से हम गोल्ड निकाल के लाते हैं और हम क्या हो जाएंगे, अमीर हो जाएंगे। नेक्स्ट, द पोर्तुगीज एंड Spanish conquest and colonies of America was decisively underway by the mid 16th century। जो पोर्तुगीज़ और जो स्पेनिश थे, ठीक है ना, जो ये पोर्तुगीज़ और स्पेनिश थे, इन्होंने कैसे कन्क्वेस्ट किया, ठीक है ना, कोलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका। कोलोनाइजेशन माने होता है ये क्या किए, जो पोर्तुगीज़ और स्पेनिश थे ये अमेरिका में आ गए ना, अपना उपनिवेश बनाने लगे। उपनिवेश इन द सेंस कोलोनाइजेशन होता है कि एक ऐसा क्षेत्र मतलब कि वहाँ पर कब्जा करने लगे कि भाई यहाँ से हम व्यापार करेंगे, यहाँ पे जितने भी यहाँ की जो लैंड है, जो अबेंडेंट क्रॉप है या फिर यहाँ पे जो भी मिनरल्स हैं, माइंस हैं, उनको डिग करेंगे, उनमें से मिनरल्स निकालेंगे और इस पे सिर्फ मेरा अधिकार होगा और ये इनको निकाल के हम अपने देश में भेजेंगे। तो ये सब काम कौन कर रहा था, जो पुर्तगाल और स्पेन थे वहाँ के लोग आके कर रहे थे। देखिए पुर्तगाल और स्पेन क्या एक कंट्री है, इसके अंदर भी छोटे छोटे बहुत सारे क्या है शहर है, जैसे आपका भारत है और भारत के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे राज्य हैं, राज्य के अंदर शहर है ना, इस तरीके से यहाँ से लोग आने लगे और इन्होंने अपनी अपनी कॉलोनीज बना लेने लगे अमेरिका में। अब इन्होंने पता क्या किया, वॉर डिसिसिवली अंडर वे बाय द मिड सेंचुरी, ये इन्होंने पहली बात तो धोखे से ही मिड सेंचुरी में आ गए, 16th सेंचुरी में धोखे से आ गए।
और उसके बाद क्या, यूरोपियन कन्क्वेस्ट वॉज नॉट जस्ट अ रिजल्ट ऑफ सुपीरियर फायर पावर। ये ना अपने साथ जो है इन्होंने जीतने के लिए कोई सुपीरियर फायर पावर का यूज़ नहीं किया। इन फैक्ट द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ द स्पेनिश कन्क्वेरर, जो स्पेनिश थे उन्होंने पावरफुल वेपन के रूप में क्या यूज़ किया था, वॉज नॉट अ कन्वेंशनल मिलिट्री वेपन। इन्होंने ना तो मिलिट्री वेपन का यूज़ किया, इन्होंने किसका यूज़ किया, इन्होंने यूज़ किया जम्स का, जैसे कि स्मॉल पॉक्स दैट दे कैरिड ऑन देयर पर्सन। हुआ क्या कि जब इनके यहाँ के लोग यहाँ पर व्यापार करने आ रहे थे, हमारे यहाँ यूएसए की जगह को कब्जा रहे थे, ठीक है ना, कब्जा कर रहे थे कि मेरा क्षेत्र है। अच्छा, यूएसए में वैसे भी लोगों की जनसंख्या कम थी, भी आप आगे पढ़ेंगे, और वहाँ के लोग ना काफ़ी समय तक लोगों से दूर थे, तो जो है आइसोलेशन की वजह से क्या था कि उनकी जो इम्यूनिटी सिस्टम थी ना, जो उनका इम्यून पावर था वो बहुत कमज़ोर था, तो वो जल्दी ही इनके संपर्क में आ गए, ठीक है ना। अब हुआ क्या कि वो भी बीमार हो गए। अब बिकॉज ऑफ देयर, देखिए, बिकॉज ऑफ देयर लॉन्ग आइसोलेशन अमेरिका ओरिजिनल इनहेबिटेंट हैड नो इम्यूनिटी अगेंस्ट दीज डिसीजेज, क्योंकि वो इतने टाइम से अकेले रह रहे थे, ठीक है ना, और उनकी जो इम्यूनिटी सिस्टम थी वो बहुत कमज़ोर थी, वो इस डिजीज़ को बर्दाश्त ही नहीं कर पाई। दैट केम फ्रॉम यूरोप, जो यूरोप से आया था। अब स्मॉल पॉक्स इन पर्टिकुलर प्रूव्ड अ डेडली किलर। अब जो स्मॉल पॉक्स था ना वो क्या प्रूव हुआ, एज अ डेडली किलर पर प्रूव हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वंस इंट्रोड्यूस इट स्प्रेड डीप इनटू द कॉन्टिनेंट। इससे पहले कि लोग इसके बारे में जान पाते कि ये क्या है, लोगों में क्यों फैल रहा है, इसकी वजह से क्यों लोग मर रहे हैं, इसके पहले क्या हुआ कि इट स्प्रेड डीप इनटू द कॉन्टिनेंट, ये पूरे कॉन्टिनेंट में फैल गया। अहेड इवन ऑफ एनी यूरोपियन रिसर्च देयर, ठीक है ना, सॉरी, इवन ऑफ एनी यूरोपियन रीचिंग देयर, मतलब कि कोई भी यूरोपियन वहाँ पे पहुँचता, इट किल्ड एंड डेसिमेटेड होल कम्युनिटीज पेविंग द वे फॉर अ कन्क्वेस्ट। और इन्होंने क्या किया, वहाँ की ज़्यादातर जो है जो कम्युनिटी थी उनको जो है वो मर गई, किसकी वजह से, वो डाइट कर गई इस स्मॉल चिकन पॉक्स की वजह से। अब क्या है कि गन्स कुड बी बॉट, और देखिए अगर किसी के हाथ में गन है तो आप उससे क्या कर सकते हो, उसे कैप्चर कर सकते हो, उसे छीन सकते हो। टर्न अगेंस्ट द इन्वेडर, आप उसके अगेंस्ट उसके गन छीन के आप उसके ऊपर यूज़ कर लोगे। लेकिन अगर कोई डिसीज़ ही लेके चला आया, इन स्मॉल पॉक्स है, टू विच द कन्क्वेरर वर मोस्टली इम्यून। अब देखिए जो जिनके थ्रू ये डिज़ीज़ आया है, ठीक है ना, वो तो मोर इम्यून है, उनकी तो जो इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग है, वो तो उन्होंने उसकी दवाइयाँ भी बना ली हैं। लेकिन जिनको जो उनसे अफेक्ट हो गए हैं उनका क्या, उनकी तो इम्यूनिटी, जो उनका इम्यून है वो भी वीक है, और वो अभी उनको तो इस चीज़ से लड़ने की उनकी क्षमता भी नहीं है, वो उसी से मरे जा रहे हैं। जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले कोरोना, आप उससे इंट्रोड्यूस्ड हुए होंगे कि कोरोना किस तरीके से एक कंट्री से फैला, एक कंट्री से में क्रिएट हुआ, जनरेट हुआ, और वो कैसे दूसरी और सारी कंट्रीज़ में फैल गया, ठीक है ना। तो क्या हुआ, जब तक उसकी मेडिसिन बनती, जब तक उसकी वैक्सीन बनती, तो उस वैक्सीन के बनने से पहले लोगों को, उस वैक्सीन के संपर्क में आने से पहले कितने लोगों को अपने जान से हाथ धोना पड़ा, ठीक है ना। अब क्या है, अनटिल द 19th सेंचुरी पावर्टी, हुआ क्या कि 19th सेंचुरी के समय था तो पावर्टी एंड हंगर वर कॉमन इन यूरोप में ना पहले। आज यूरोप इतना संपन्न, इतना वेल डेवलप्ड और जो है वेल्दी कंट्री हो गया है। एक समय पे यूरोप में कोई बहुत पैसा वैसा नहीं था, वहाँ के लोग ऐसे ही जो है क्या कहते हैं, भूखे और हंगर, एकदम पावर्टी, गरीबी से पूरा व्याप्त थे। सिटीज़ वर क्राउडेड एंड डेडली, वहाँ पे इतने सारे लोग थे कि इतना भीड़ तंत्र इकट्ठा हो गया था कि गंदगी से वो मरे जा रहे थे। डिजीजेज वर वाइड स्प्रेड। अब देखिए जहाँ कहीं भीड़ होती है और साफ़ सफाई नहीं होती है ना, तो उससे क्या होता है, बीमारियाँ नई नई बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं, बीमारियाँ उत्पन्न होगी, बीमारियाँ फैलेंगी, उनसे अगर जब तक उनकी बीमारियों का, रोग का इलाज नहीं खोजा जाएगा तो लोग क्या होंगे, मरने लगेंगे। अच्छा, होने लग के क्या लगा, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट होते थे, ठीक है ना। रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट बहुत कॉमन थे, जैसे कि ये जो है कैथोलिक और मतलब कि नॉर्मल चर्च, ठीक है ना, प्रोटेस्टेंट, इनके बीच में हमेशा झगड़े होते रहते थे। द रिलीजियस डिसेंटर्स वर प्रोसिक्यूटेड। अब देखिए जो मतलब जैसे जो कैथोलिक को नहीं मानते थे, ठीक है ना, पहले पूरा बहुत प्राचीन समय में, एंशियंट टाइम में लोग कैथोलिक को मानने वाले थे,
जो मतलब कि अपने धर्म को ही लेके चलते थे, हमेशा हर जगह धर्म ही आड़े आता था। तो जो प्रोटेस्टेंट जो जनरेट हुए, जो कैथोलिक को नहीं मानते थे, तो उनको क्या करते थे, उनको बहुत परसिक्यूट इन द सेंस उनको बहुत सताते थे, परेशान करते थे, ठीक है ना। तो थाउजेंड देयरफॉर फ्लड यूरोप फ्रॉम अमेरिका। अब क्या हुआ कि भाई उनको मारा सताया अगर पीड़ करा जा रहा है, तो वो क्या करे, वो वहाँ से निकलने लगे और वो माइग्रेट होके कहाँ आने लगे, अमेरिका आने लगे। उन्हें लगा भैया चलो अमेरिका चलते हैं, वहाँ पे लैंड भी ज़्यादा है, वहाँ पे लोगों की जनसंख्या भी कम है और वहाँ पे आराम से शांति से हम अपना जीवन जी पाएंगे। Here by the 18th century प्लानिटेशन वर्कड बाय द स्लेव कैप्चर। अच्छा, अब हुआ क्या कि 18th सेंचुरी में लोगों ने बड़े बड़े प्लानिटेशन कैप्चर कर लिए थे, ठीक है ना। जो है क्या कहते हैं, बड़े बड़े बागान हो गए थे और वहाँ पर जो काम था वो स्लेव के द्वारा करवाया जा रहा था। ये स्लेव कहाँ से आ रहे थे, अफ्रीका से आ रहे थे। ये क्या करते थे, जो स्लेव अफ्रीका से ला रहे थे ना, ये कॉटन ग्रो करते थे और क्या करते थे, शुगर बनाते थे। और इस कॉटन और शुगर को जो बनाया जाता ना, उसको यूरोप की मार्केट में सेल कर दिया जाता था, बेच दिया जाता था यूरोप की मार्केट में। अंटिल वेल इनटू द 18th सेंचुरी, अब जो है क्या कहते हैं, अंटिल वेल इनटू द 18th सेंचुरी चाइना एंड इंडिया वर अमंग द वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री। मतलब ये देखिए जब 18वीं शताब्दी थी ना, तो उस समय जो चाइना और इंडिया है ना, वो बहुत ही रिचेस्ट कंट्री हुआ करता था। दे वर ऑल्सो प्री एमिनेंट इन एशिया ट्रेड, और ये एशियन ट्रेड में बहुत ही ज़्यादा मतलब कि एमिनेंट थे, बहुत संपन्न थे। हाउएवर फ्रॉम द 15th सेंचुरी, लेकिन हुआ क्या कि 15th सेंचुरी के पहले 15th सेंचुरी में चाइना इज सेट टू हैव रिस्ट्रिक्टेड ओवरसीज। चाइना ने बोला कि भाई देखो अब हम कोई व्यापार नहीं करेंगे ओवरसीज कॉन्टैक्ट, एंड रिट्रीटेड इनटू आइसोलेशन, और वो आइसोलेशन में चला गया। उसने मतलब कि अन्य देशों से व्यापार करने से मना कर दिया। चाइना reduced रोल एंड द राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ द अमेरिका ग्रेजुअली, और धीरे धीरे क्या हुआ कि भाई देखिए चाइना तो वापस चला गया, अब राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द अमेरिका। लेकिन तभी क्या हुआ, 15th सेंचुरी में जब चाइना चला गया ना, तो धीरे धीरे कौन उभर के सामने आया, अमेरिका ग्रेजुअली, ठीक है ना। मूव्ड द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड, अब जो है अमेरिका आ गया था वर्ल्ड ट्रेड में, वेस्ट वर्ल्ड में। यूरोप नाउ इमर्ज एज द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड। अब जो मेन व्यापार था ना, वो यूरोप और अमेरिका के बीच में हो रहा था और एशिया में इंडिया के बीच में हो रहा था। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा द 19th सेंचुरी 1815 से 1940। इस टॉपिक को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई हैड एक्सप्लेन टिल नाउ। सो हैव ए नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर।